अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड जहन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें। सैटरडे संडे हम आपके साथ होते हैं और सैटरडे संडे हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छा शो करें, अच्छे से बात करें। कोई शो पे मतलब देखिए, अच्छा शो करने का मकसद ये नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा कोई अच्छी अच्छी चीज़ें करने अच्छे का मकसद ये है कि मेरे शो में मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की बात हम करें जो जिससे आप सीखें भी, आपको अवेयरनेस भी मिले। कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो वो भी आपको पता चले। शो का मकसद ये है और अगर ये मकसद कामयाब हो रहा है तो मेरे हाल से मैं अपने काम में कामयाब हो चुकी हूँ। और ऐसे जी आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना क्योंकि आज का जो ये पहला सेगमेंट होता है ये मेरे लिए बड़ा जो है ना खासम खास कहते हैं ना वो होता है। तो क्योंकि उसमें और खैर वो आपके लिए भी होता है इसलिए कि जो बीमारियां जिनका हमें सिर्फ नाम सुना हुआ होता है और उनकी चंद चीज़ें तीन चार हमें पता होती है, उसके बारे में डिटेल में हमें पता चल जाता है। फिर हमें ये पता चलता है कि हमें इससे बचना कैसे है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। इसलिए ये सिर्फ मेरे लिए ख़ास नहीं, आप लोगों के लिए भी ख़ास है। इसलिए मैं इंट्रो बढ़ा नहीं दूंगी और मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगी। आपको तो पता है, अब बोलने की ज़रूरत नहीं कि आपको पता है कि पहला सेगमेंट है, अब आपको पता है। तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी शुक्र है मालिक का, बहुत एहसान डॉक्टर साहब आप अभी आए तो बाहर मौसम कैसा था कराची का? है। मौसम पहले से कदरे बेहतर है ये। हाँ। और इस हवाले से कि बारिश का कोई अभी समय नहीं है। धूप हल्की है। हाँ। गर्मी भी इतनी नहीं है इस टाइम पर। अच्छा। तो मैं समझता हूँ ये बेहतर है, हेल्थी ये वेदर कहलाता है। और तो हेल्थी है ये। हाँ चले जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब आज हमारा टॉपिक है जी ब्रेस्ट कैंसर, जो कि सही। पाकिस्तान में जो है ये काफ़ी केसेस जो है ब्रेस्ट कैंसर के देखे जाते हैं। अच्छा अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, पता नहीं है सही। कि आया ये किन वजूहात से होता है। डॉक्टर साहब सही। कोई भी बीमारी किसी न किसी वजह से होती होगी बिल्कुल यकीनन। होती है, अगर बिल्कुल। हमें फ्लू होता है तो वो किसी को डस्ट एलर्जी होती है, या कोई ना कोई सर्दी में हम ठंडा पानी पी लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते सही। हैं। तो ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर की कोई वजूहात होती हैं? बिल्कुल होती होगी। देखिए सबसे पहले ये देख लें, ये हमारा ये आलमिया है ये कि कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज जो हैं वो हमारे मुल्क में भी काफ़ी तादाद में बढ़ रहे हैं केसेस उनके। और दुनिया में तो है ही है ये ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे कैंसर भी हैं। कैंसर जो एक्चुअली कैंसर जो है ये असल में होता है इस तरह से कि ये एक इरिटेशन है। यानी शुरू में जस्ट एक इरिटेशन होगी, इरिटेबिलिटी डेवलप होगी। यानी आपने हल्का सा खुजाया, मामूली से आपने खुजाया, आपने इसको इग्नोर कर दिया। अब वो आपने खुजाना तेज कर दिया आपने, फिर वो उस पर ज़्यादा चीज़ बढ़ रही है। अब आप जो तेज करते हैं जहाँ भी हो ये है आपके अंदर, फर्ज कर लें आपकी ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में हल्की सी चोट लगी, आपने इग्नोर कर दिया उसे। अब वो जो हल्का सा वहाँ एक दाना बन गया छोटा, जब वो दाना बन गया जब भी आपने इग्नोर कर दिया। अब हमने देखा कि वो दाना बढ़ के उसके साथ एक बगल में अफजला साहब हल्की सी गुठली बन गई। आपने सोचा कि ये क्या हो गया, चलो मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। डॉक्टर आपने किसी क्वालिफाइड को दिखाया। जब आपने क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाया तो एकदम उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है। देखिए एक चीज तो अपनी जगह बात मान लिया, देखिए उसके साथ रेफर जो है एक्जिमा में क्यों हो रही है। उसने टेस्ट कराया, जब टेस्ट कराया तो मालूम हुआ कि वो एक लंप निकला, एक स्वेलिंग निकली जो इन्फ्लेम थी, इन्फेक्शन थी। शुरू में इसमें कोई दर्द नहीं था इसलिए वो बढ़ गया। बाद में जब हल्का सा फुल्का पेन हुआ तो वो आ गई, हमारे पास आ गई ना। तो हमने क्या, इसमें एक टेस्ट होता है मेमोग्राफी कहते हैं हम लोग उसे। तो यूजुअली हम लोग मेमोग्राफी करा लेते हैं, या स्टार्टिंग में हम चेस्ट एक्सरे कर लिया उसका, एक हमने साथ सीबीसी का टेस्ट कर लिया उसका हमने। उन टेस्ट में भी पता चल जाता है कि ये इसमें सेल कितने बढ़ रहे हैं, टीएलसी काउंट इसमें कितना ज़्यादा हो रहा है, और खून का लेवल तो कि कम नहीं हो रहा है इसका। ये सब देख के हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है ये वो स्टेज है ये। लेकिन ये भी आपकी यंगस्टर में इतना नहीं पाया जाती है। अच्छा। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ओल्ड एज पे, मिडिल एज डिजीज कहलाती है, समझे ना। वो ज्यादातर जो लैक्टेशनल मदर्स होती हैं, जो बच्चों को दूध पिला रही होती है, उनमें ये ज्यादा पाया जाता है ये ना मिडिल एज में। उसकी वजह क्या, एक अगर दूध रिटेन हो रहा है, यानी अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है और दूध रिटेन हो रहा है और आप उसको नहीं निकाल लेंगे और वो अंदर एक लंप की शोर अख्तियार कर जाता है, तो वो भी आगे जाके किसी हद तक कैंसर में डेवलप हो जाता है। अच्छा। या इसी तरह बच्चा दूध पी रहा होते होते उसका सर लग गया, चोट लग गई, डैमेज हो गया, आपने कहा चलो कोई मसला नहीं है ठीक है, वो भी उधर एक लंप बन गया।
और वो लम्ब बनते बनते पेनफुल हो गया और वो बढ़ गए, लिम्फ नोड बढ़ गए, वो भी आगे जाके कैंसर में डेवलप हो जाता है। इन तमाम चीजों को कैंसर में डेवलप होने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 साल चाहिए होते हैं। अच्छा। हाँ, 2 ईयर तक आप जो है ना सेफ है, आप इधर उधर घूम लेंगे, नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है, उसके बाद उसके सिम्टम और साइन आने शुरू हो जाएंगी। अच्छा। जी हाँ, 2 से 5 साल में मुकम्मल बन जाता है वो चीज। अब उसकी लाइफ डेंजरस हो जाती है। अगर ब्रेस्ट कैंसर ज्यादातर जो है लेफ्ट में होता है। अच्छा। हाँ, ज्यादातर लेफ्ट ब्रेस्ट में होता है। अच्छा, राइट में लेफ्ट कम की होता है। वजूहात क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि जो लेफ्ट हमारी साइड है ज्यादा इंगोर्च होती है, उसमें मिल्क उसमें ज्यादा होता है। अच्छा, उसमें डेंजरस चीजें लिम्फोड वगैरह और हार्ट के क्योंकि जरा नजदीक होता है, हाँ, तो ये तमाम चीजें, कंजेशन वहाँ ज्यादा डेवलप होता है, ब्लड सर्कुलेशन उसमें ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा डेवलप हो जाता है। तो ये भी नहीं 2-1 का रेशो है कि भाई 2% उधर है तो 1% उधर है। हाँ, लेकिन हमें ये चाहिए कि जो भी साइड है हमें तो वो लेफ्ट हो या राइट हो सेव करनी है। ठीक है, तो अगर ये वो फीमेल जो बच्चों को दूध पिलानी है बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। अगर इसी तरह की जो ओल्ड एज है उनमें कहीं जरा सी कोई ना कोई मौरिक बनेगा, मौरिक से मुराद है कि या तो कोई जरासीम आएगा, इन्फेक्शन होगा, या कोई रेडिएशन होगी उसके साथ होगी, या कोई इस तरह से होगा, फैमिली हिस्ट्री होगी कोई ना कोई कि अचानक जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ, ऊपर से कोई ना कोई दाना डेवलप होगा। क्यों? इसलिए कि ये नजर आता है। अच्छा। ये कैंसर आपको नजर आता है इसलिए कि सूजन आएगी, सूजन जो बढ़ जाती है, इसकी जो सेल की माइटोसिस डिवीजन बढ़ जाती है इनकी, तो वो डेवलप हो जाता है कैंसर के अंदर। तो हमारे यहाँ कैंसर अच्छा खासा पाया जाता है फीमेल में भी। और अच्छा, दूसरी बात ये कि ये सिर्फ फीमेल में नहीं होता, मेल में भी होता है। अच्छा। जी हाँ, ये मेल में भी होता है। चीज है, वैसे आज मुझे पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर मेल में भी होता है। मेल में भी होता है। लास्ट स्टडी मैंने देखी थी अराउंड द ईयर पिछले साल, तो 530 मेल को हुआ ये। हाँ, और 43,000 जो है इससे डेथ हुई है ब्रेस्ट की, ब्रेस्ट कैंसर में फीमेल की, और 530 डेथ मेल की हुई है। अब आप देखिए दोनों में पाया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर मेल में नहीं होता इतना। अच्छा। कोई केसेस अभी तक बाकायदा रिपोर्ट भी होंगे, नेट पर होंगे, हाँ, इंटरनेट पर मौजूद होंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया की एक कंट्री है। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट है वो तो ना, वहाँ ये कैंसर बहुत ज्यादा पाया जाता है। फिर न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। ये बाहर के मुल्क में मेल फीमेल दोनों में है, पाकिस्तान में सिर्फ फीमेल में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में और भी चीजें, ब्रेस्ट कैंसर के अलावा दूसरे कैंसर है वो मेल के लिए काफी है। तो हाँ, बिल्कुल। बाहर के मुल्कों में बहुत से कैंसर, जैसे यहाँ हमारे लंग कैंसर है, हमारे यहाँ प्रोस्टेट कैंसर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में इतने नहीं है ये। अच्छा। तो वहाँ और कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में मेल को भी हो गए। अच्छा। है ना, और दूसरे कैंसर हो गए। तो हमें ये एहतियात करनी चाहिए कि जहाँ भी कोई भी चीज होगी, अगर वो नॉर्मल सेटिंग हो रही है उसकी, यानी अगर वो नॉर्मली बढ़ रहा है उसका साइज किसी भी चीज का, यानी आप देखें चेस्ट का बढ़ रहा है तो आप समझ लें कि नॉर्मल हो रहा है, ये साइड हो रहा है। अगर आपका टीथ में गम्स है वो बढ़ रहे हैं, चीक में अंदर साइड इनसाइड है वो सूजन बढ़ रही है, आपने देखा कि एक्सरे कराया वो लिम्फोड बढ़नी शुरू हो गई। तो ये जितनी भी चीजें जो नॉर्मली हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये बढ़ रही हैं, इनके अंदर असल में सेल की डिवीजन बढ़ जाती है। जो इबनॉर्मल सेल डिवीजन जो होती बढ़ती है वो कैंसर की तरफ जाती है। ज्यादातर जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वो बिनाइन होते हैं, शुरू में डिटेक्ट हो जाते हैं, आप उसके गुठली को निकाल देते हैं, वो सेफ हो जाता है। सेफ हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर 40% जो है सेफ हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे तो ये पता चला कि ब्रेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो मतलब जो औरतें मुझे देख रही हैं उनको बड़ा सेफ साइड रहना चाहिए। जब बच्चे को फीड भी करवाएं तो कोशिश करें कि वो, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर सर बच्चा मार देता है, अक्सर बच्चे की होती है ना आदत कि रो भी रहा होता है, कभी फीड भी कर रहा होता है, और फिर अच्छा डॉक्टर साहब इसी के साथ में एक और चीज आपसे पूछूंगी, कुछ लड़कियों को आदत होती है उल्टा सोने की, तो वो भी क्या वो सेफ रहेगा कि उल्टा सोने की? क्योंकि मैं भी बहुत उल्टी सोती हूँ। अब आज अगर कुछ मिल रहा है, समझ आ रही है, तो फिर इंसान अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाता है ना डॉक्टर साहब। उल्टा सोने देखिए अभी तो जो डॉक्टर हिसाब से मैं बता दूं, पूरा एक वेट आपका आता है ना। मैं आपको डॉक्टर हिसाब से बता दूं, लेकिन यहाँ पे ये है कि आप इसको वहम में मत लाइए। किडनी डिजीज जो भी होती है, गुर्दे की जो बीमारियां होती हैं, उसमें एक इंडिकेशन ये भी होती है सिम्टम की कि मरीज उल्टा सोता है। उल्टा सोता है। इसकी वजह क्या होती है कि कमर में जब वो सीधा लेटता है तो कमर में दर्द होते हैं, तो उल्टा हो जाता है, तो उसको रिलैक्स होता है, उसमें किडनी पर लोड नहीं आ रहा होता है, तब मेरा तो
ये बीमारियां किडनी की तरफ जाती हैं। बाकी ये बीमारियां चेस्ट की हैं या दूसरी उस किस्म की कोई बीमारियां नहीं, एक हैबिट है ये। लेकिन ये बजाय तो इस्लामिक हिसाब से सही नहीं है, सही नहीं है, बिल्कुल ये तो है ना। लेकिन बहरहाल नींद में पता ही नहीं चलता। हाँ, लेकिन इस पे ज्यादा तनकीद नहीं की जा सकती, इसलिए कि हैबिट है, कोई बहुत ज्यादा नुकसान इसके नहीं है। अच्छा। लेकिन इसमें बहुत बड़ी नुकसान देगी ना, एक तो किडनी डिजीज है, दूसरा सांस का मतलब, ब्रीथिंग जब आप अल्टरनेटिंग ब्रीथिंग सही नहीं आएगी, सब जाएगी। अच्छा, फिर आप जब आप अल्टरनेटिंग है उसका एक तरीका है। बाद वक़्त हमने ऐसा भी किया कोरोना के केसेस में कि हमने मरीज को राय का उल्टा नेटे। अच्छा, उसके उल्टा नेटने के तरीके, आप हाथ ऊपर करें ताकि आपकी सांस होती रहे। ये नहीं होगा कि आपने बिल्कुल बैठ के साथ अपना फेस लगा दिया, फिर तो सांस ही रुक गई है। तो ये भी तरीके कार है कि अगर आपके घर में या आप लोग कोई उल्टे नेट है तो उस तरह से उसका पोस्चर होना चाहिए, फ्लैट ऐसे नेटे कि वो उनकी सांस का सिस्टम बहाल रहे। तो ये फिर फायदा है, उसके रिलैक्स होता है। अच्छा है कि उल्टे लेटने से बंदा रिलैक्स में होता है, बीमारियां कम भी होती हैं लेकिन बढ़ती भी हैं, दोनों चीजें। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज ये बताइएगा, औरतें बड़ा डरती हैं ब्रेस्ट कैंसर से, और जितना मैंने तकरीबन अपने आसपास कुछ औरतों को देखा है कि उन्हें जब ब्रेस्ट कैंसर हुआ आया, अब आप मुझे बताएंगे कि लेट उन्हें पता चला हुआ है, तो इस वजह से वो ब्रेस्ट एक उनका बिल्कुल खत्म कर दिया गया, वो ऑपरेट करके बिल्कुल खत्म कर दिया गया। ये लेट पता चलने पे होता है, या अगर आपको टाइम से पता चल जाए, जो जहां ये आप बता रहे हैं गुठली या जो भी है, सिर्फ उसको रिमूव किया जाता है, या पूरा? ये थोड़ा सा गाइड करें। बिल्कुल सही, आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं। असल में यही अगर पेशेंट समझ ले तो हमारी बहुत सी सर्जरियां सेफ हो जाएंगी, और जैसे कहते हैं ना मेस्टेक्टमी, बड़ी सर्जरी जो हम करते हैं वो नहीं होगी। असल में ये नेग्लिजेंस है, ये सब नहीं। भाई मैंने कहा जब एक दाना हो रहा है, एक सूजन हो रही है, आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना। आप फीमेल डॉक्टर के पास जाए, अपने पेरेंट को बताएं या अपने शौहर को बताएं, ये करेगी। यहाँ क्या करती है, वो अवॉइड करती हैं। वो कहती है कि एक तो जो चीज जगह ऐसी है तो थोड़ा सा एक शर्म महसूस करती है औरत कि मैं क्या बताऊँ, शौहर को बताऊँ ये बाहर, या किसी को जाके डॉक्टर को बताऊँ या डॉक्टर को बताऊँ, तो पहले तो अवॉइड करती है। इसमें वो बढ़ जाता है। लेकिन अभी भी ये बिनाइन है, अभी भी ये कोई एक्सटेंशन इसका नहीं हुआ है, इसका एक्सटेंड नहीं हुई है, ये बीमारी फैली नहीं है, बीमारी आसपास नहीं फैली है, अभी भी गुंजाइश है। आप लेडी डॉक्टर के पास जाए, फौरन टेस्ट कराएंगे, वो अगर दूध पिला रही तो मेमोग्राफी करा के हमें फौरन वो डिटेक्ट कर देंगे डक्टल कार्सिनोमा हो रहा है या और के अंदर के कैंसर हो रहे, तो वो उसको फौरी तौर पे ऑपरेट कराते हैं। और ये जो ऑपरेट होता है इनिशियल स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे डिटेक्ट हो गई, ये उसी वक्त खत्म हो जाता है, खत्म हो गया ये। लेकिन जब ये बढ़ जाता है, बढ़ने तो मुराद ये कि यहाँ बढ़ा, लिम्फ नोड बढ़ गए, अब दूसरे वाले में भी आ रहा है, तो उससे पहले कि आप दूसरे पहले एक हिस्सा जो आपके जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाते हैं, नीचे जिगर में चला जाता है। अच्छा। हाँ, फिर वो और लंग्स में जा सकता है। ये बहुत डेंजरस चीज है, यानी इसकी मेटास्टेसिस होती है और ये हर जगह जा सकता है। ये फिर ये तो वो है ना कि जो अपनी स्पेस वाइज जा रहा है। एक वो होता है ब्लड के थ्रू सेल इसके ब्रेन में चले जाते हैं, इसके कोलोन में चले जाते हैं, समझे ना, और ब्लड के थ्रू लंग्स में भी चले जाते हैं, लीवर में चला जाता है। ये पता नहीं क्या चीज है ये, सब में ना, ये एक ऐसी हैबतनाक चीज है, इसको फौरन डिटेक्ट करना चाहिए, फौरन इसको ऑपरेट करना चाहिए, और मैं समझता हूँ इसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए, तो आपकी लाइफ बच जाएगी। अगर आपका मेटास्टेसिस हो गया, लीवर में चला गया तो चला, अब आपका कराने से कोई फायदा नहीं है। सर्जरी करा लें आप, लेकिन वो लीवर में चला गया, फिर लीवर के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, तो इसमें डेथ भी हो जाती है। यानी इसकी जो डेथ है, अगर आपने फुल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो 10 ईयर्स में डेथ हो जाती है। बहुत ही कम केसेस देखे गए जो 20 ईयर्स तक चले, लेकिन अमूमन विद इन 10 ईयर इनकी डेथ होती है, समझे ना। और बाज़ औक़ात जल्दी भी हो जाती है। मैं डर गई, मेरी फैमिली में यही 2 से 5 साल में डेथ हो जाती है। इतनी डेंजरस है, चलते फिरते लोग वो कह रहे बाहर तो सही होते हैं ऊपर से, लेकिन वो एकदम जाते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड कम हो जाता है बॉडी के अंदर, हेमोलिसिस हो जाता है, बॉडी एकदम थिन होना शुरू हो जाएगी, खाना पीना खत्म होगा, मुंह का दलिए, फिर वो एसोफेगस में चला गया। यानी अजीब सिस्टम में जल्दी ये इस पर जो अमल करना चाहिए। हमारा ये प्रोग्राम है ये अवेयरनेस देने के लिए, समझे, हम यही मैसेज दे रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने आप को डॉक्टरों को दिखाएं। या कोई भी पार्ट हो, कोई भी सेंसिटिव पार्ट हो या नॉन सेंसिटिव पार्ट हो, अगर उसमें किसी किस्म की आप तब्दीली देख रही हैं या देख रहे हैं आप, या उसमें आप देखते हैं सूजन टाइप की चीज हो रही है, तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं, और मैं समझता हूँ इससे अपने आप को आप सेव कर सकते हैं। जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, तो ब्रेस्ट कैंसर की बात हुई थी, इसके साथ और कौन
कौन कौन से कैंसर होते हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बारे में भी बहुत ही अच्छी बात है। ब्रेस्ट कैंसर जो है हमने कहा ये फीमेल में यहाँ हो रहे हैं, तो मेल में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अच्छा, फीमेल की बहुत सी जो कैंसर है कॉमनेस्ट है फीमेल की, सेंसिटिव पार्ट की हम देख लेते हैं। हाँ। तो उनकी जो बच्चेदानी हम कहते हैं, उर्दू में यूट्रस कहते हैं, जी। तो हाँ उसी के कुछ पार्ट सर्विक्स होता है। तो अच्छा। CA ऑफ सर्विक्स बहुत कॉमन है। अच्छा। हाँ, उसमें उसके हिसाब से क्लिनिकल फीचर आती हैं, यानी उसमें डिस्चार्ज होगा, पेन होगा, सूजन होगी, स्वेलिंग। अच्छा। क्लिनिकल फीचर मोर लेस सबकी सेम होती हैं। हर जगह स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, दर्द होगा, समझना। अब वो आपको अलग से परमानेंट नजर आएगी। अच्छा। चीज होगी, आप जाएं डॉक्टर को, बस दिखाएं, डिटेक्ट होता है, ऑपरेट कराएं। अच्छा। समझना। इसमें टेस्ट होते हैं, टेस्ट से पता चल जाता है कि ये कैंसर है या नहीं है, या बिनाइन डेथ है नहीं है। इससे पहले कि कोई कैंसर आपका फैले, उससे पहले पहले आप उसकी सर्जरी कराएं। फिर उसका जो तरीकेकार है, रेडिएशन थेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, वो सब कराएं, केमोथेरेपी है होती है, वो आप करा लें। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। CA ऑफ सर्विक्स मैंने कहा वो बहुत कॉमन है। थायराइड ग्लैंड का जो कैंसर होता है ये गले का, ये भी लेडीज में बहुत कॉमन है हमारे। लंग कैंसर हमारे फीमेल में इतना नहीं बात। लीवर कैंसर लीवर में पाया जाता है। पैनक्रियाटिक कैंसर कम होता है, वो भी होता है। कोलोन का कैंसर होता है हमारे यहाँ, कोलोरेक्टल कैंसर कहलाते हैं, वो दोनों में पाए जाते हैं, मेल फीमेल दोनों में पाए जाते हैं वो। इसी तरह बहुत से कैंसर होते हैं और फीमेल के कैंसर। देखिए कॉमन कैंसर हमारे जो ये होते हैं, स्किन के कैंसर होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होते हैं, उनके कैंसर आ जाते हैं। और वो बड़े सिंपल है, हर जगह देखिए पहले खारिश होगी, फिर सूजन होगी, फिर कलर डिसकलर होगा, आप फौरन डॉक्टर के पास पहुंचे, फिर कैंसर इस तरह से उनको जो हम सेव कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, और भी काफी सारे मुझे इसी हवाले से सवाल करने मेरे जहन में आया है, पर जहन में जैसे ही सवाल आते हैं फिर उसी टाइम एक चीज आ जाती है, ब्रेक लगाओ, ज्यादा सवाल ना पूछो, क्योंकि आगे शो में एक छोटा सा ब्रेक का टाइम तो लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। पता नहीं मैं ब्रेस्ट कैंसर की इतनी ज्यादा बातें पूछने लग गई ब्रेक में कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं शो से वापस आ गई हूँ और अब मुझे आपको वेलकम करना है कि मैं वापस आ चुकी हूँ। चले जी, मैं वापस आ गई हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताएं, ये ब्रेस्ट कैंसर क्या बच्चों में भी होता है? बच्चे और बूढ़े हमारे दो बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं ना। अच्छा क्वेश्चन है, और ये खुशी की बात है कि ये कैंसर बच्चों में अच्छा बच्चों में नहीं होता, ना मेल में ना फीमेल में, सवाए चंद के कोई रिपोर्ट हुआ हो, लेकिन मैंने ऐसी रिपोर्टिंग केस नहीं देखी अभी तक जिसमें फीमेल अंडर 10 लड़कियों को या बच्चों को हुआ हो। अच्छा। हाँ, ऐसे बच्चे जो लोग जो 20 यानी समझ लीजिए कि टीनेज उनकी होती है, 14-15 से ऊपर के जो उम्र के लोग हैं, उनमें ये डेवलप होना शुरू होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा मिडिल एज और ओल्ड एज में होता है ये। अच्छा। हाँ, इसकी वजह क्या है कि वजह यही है कि जो लैक्टेशन पीरियड है उनमें बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। जो माएँ दूध पिलाती हैं बच्चों को, उनमें चांस इसका बहुत बढ़ जाता है। इसकी वजह क्या है? रिटेंशन ऑफ मिल्क हो जाता है, या जिनके जो हार्मोनल चेंजिंग जिनमें आ जाती है, उसकी वजह से भी जो है ब्रेस्ट जो है आपके कभी रिग्रेस हो जाती है, छोटी हो जाती है, कभी रिग्रेस बढ़ जाता है साइज। और वो जो बढ़ना और जो साइज होता है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। बाद औक़ात हार्मोनल चेंजेस से भी कैंसर डेवलप होते हैं, स्वेलिंग शुरू होना शुरू हो गई, एक साइड जो होगी हम उसको नहीं देखते तो वो भी जाके अल्टीमेटली कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे केसेस कम पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी वजह जो है इसकी ट्रामा होती है। इसी तरह ओल्ड एज चूँकि सेंसिटिव हो जाते हैं, उनमें चोटें लगने का चांस ज़्यादा होता है। जेनेटिक होती हैं, कैंसर हमारा जो है 5 to 10% जेनेटिक होता है ये, यानी इनके फैमिली में पाया जाता है। उनमें फैमिली में होगा, इनको भी यहाँ पे चांस होगा। वो लोग जिनकी फैमिली में नहीं पाया जाता, न्यूली पेशेंट हमारे यहाँ कम पाए जाते हैं ऐसे। अच्छा। जी हाँ, इसकी वजह सब यही है कि हमारे यहाँ जेनेटिक का अब सिस्टम हुआ। पहले जो होता है ऐसा सिस्टम नहीं थे साहब, अच्छी ग़िज़ाएँ खाई जाती थी, अच्छी हमारी माएँ जो थी अच्छी ग़िज़ा होती थी, थोड़ा सा इस किस्म की चीज़ें उनके पास नहीं होती थी कि वो स्वेलिंग हो रही है या हार्मोनल चीज़ें, अच्छी वैसे सब चीज़ें नॉर्मल होती थी, तो उनमें ये पाई नहीं जाती थी। लेकिन ये चीज़ हमारे मुल्क में जो है ब्लड कैंसर जो होता है ज़्यादातर मिडिल एज और ओल्ड एज में होता है। बाहर के मुल्कों में भी यही चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है।
अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं मुझे, ब्रेस्ट कैंसर का कीमो से क्यों नहीं इलाज किया जाता और सही, ऑपरेशन क्यों करवाया जाता बहुत आला। देखिए मैंने आपको एक बात करी थी कि ब्रेस्ट कैंसर जो था, सबसे पहले ये एक स्वेलिंग है, सूजन एक है। अगर ये शुरू में इन्फ्लेमेशन हो रही है तो आप इसको दवाइयों से इलाज कर लें, वो सूजन आपकी खत्म हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग में वो डेंजरस नहीं हुआ, लेकिन अगर वो अगेन डेवलप हो जाता है दोबारा और वो बढ़ता चला जाता है, जब आप एक स्टेज पे पहुंचते हैं कि फिर आप डॉक्टर के पास आते हैं, ये नेग्लिजेंट डॉक्टर की हुई ना। जब आपकी स्टेज पहुंची तो अब वो क्या होता है कि उस पर जो ट्रीटमेंट है वो असर नहीं करता, वो रेजिस्ट कर जाता है। वो ऐसी स्वेलिंग पक्की हो जाती है कि अब उस पर कोई मेडिकेशन अगर आप करते हैं तो वो उसको पेनिट्रेशन नहीं पहुंचती उसकी, और वो उसी तरह साइज बढ़ता ही जाता है। यानी ना उस पर कोई एंटीबायोटिक काम करती है, ना अगर हम एंटी कैंसर ड्रग्स इस्तेमाल करें वो यूज होती है। उसको आपको हटाना ही हटाना है। अच्छा, आपको सर्जरी ही करनी है उसकी। अब फायदा इसमें ये कि अगर वो चीज बढ़ी नहीं है, मेटास्टेसिस नहीं हुई, यानी सेकंड थर्ड और फोर्थ स्टेज पे नहीं आई है, तो आप खाली सर्जरी से आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है। यानी खाली ट्रीटमेंट नहीं, खाली सर्जरी से ठीक हो सकते हैं। अच्छा स्टेज बढ़ गई आपकी 2 और 3 हो गई, तो अब सर्जरी भी होगी प्लस केमोथेरेपी होगी। अच्छा। केमोथेरेपी जो होती है कुछ मेडिकेशन है। अच्छा अब आपकी थर्ड और फोर्थ पे आ गई स्टेज इसकी, तो आपने क्या किया, सर्जरी प्लस केमोथेरेपी प्लस रेडियोथेरेपी। अब रेडिएशन भी होती है, लाइटों के जरिए, शुआओं के जरिए उसका इलाज होता है। तो ये सारी स्टेजेस हैं, आपको बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जो जिसमें रेडिएशन हो रही है थर्ड और फोर्थ स्टेज, जिसमें मेटास्टेसिस हो जाती है, ये फैल जाता है, फिर उसमें लाइफ इनएविटेबल है। यानी आपने करा भी लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी जो मैक्सिमम मैंने एज का जो मैंने गेन की नॉलेज, वो मैक्सिमम 20 ईयर तक है, वरना वो 10 से 15 साल में उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा और मेरे देखने वालों को भी बताइएगा, हो सकता है कि कुछ लोगों को, क्या ज्यादातर लोगों को ना पता हो, कीमोथेरेपी से जो हम लोगों ने देखा है कि वो बाल वाल सब आपके फिर से गिर जाते हैं और फिर से वो सारी चीजें आपकी आती हैं। और कीमोथेरेपी है क्या चीज असल में, देखने वालों को ये पता चलना चाहिए, क्योंकि नाम तो सबने सुना हुआ है कि अगर आपको कैंसर हो जाता है तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट होते हैं और उसमें बाल भी आपके गिर जाते हैं, ये सब कुछ। और हमारे बड़े बड़े एक्ट्रेस हमारी हैं, बड़े नाम वाली, उनके साथ उनका भी हुआ है कैंसर और इसी तरह से सारी चीजें हुई हैं, पर लोगों को ये नहीं पता आया ये क्या चीज होती है। बिल्कुल सिंपल है ये, जैसे कि हम दवाएं इस्तेमाल करते हैं, जो दवाएं जो कैंसर में यूज होती है उनको केमोथेरेपी कहते हैं। थेरेपी का मतलब थेरेपी कहते हैं दवाइयों को, और केमो में केमिकली, तो वो थोड़ा उनका फार्मूला डिफरेंट होते हैं। अच्छा। तो लिहाजा इनको केमोथेरेपी यानी दवाइयाँ होती हैं, और दवाइयाँ इनकी कैंसर की एंटी कैंसर ड्रग कहलाते हैं ये। जब आप देते हैं तो उनके साइड इफेक्ट तो होंगे ना। हाँ, तो जब एक कैंसर के सेल को वो डैमेज करेगा तो आसपास थोड़ा साइड इफेक्ट डालता है, तो उसकी साइड इफेक्ट की वजह से ये कुछ हो जाता है। लेकिन ज्यादातर जो रेडियोथेरेपी होती है, यानी जो रेडिएशन की शुआएं होती हैं, उनमें ज्यादातर ये बाल वगैरह स्किन के जो काली हो जाएगी, यानी ब्लैक हो जाती है, उसके हेयर फॉल हो जाएगा, उसको थोड़ा सा जो भी स्किन जहाँ पे रेडियोथेरेपी हो रही है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, तो इनमें ज्यादा पाया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो फिर रीग्रोथ हो जाती है ये चीजें? रीग्रोथ इसमें बहुत ही कम है। अच्छा। हाँ, इसकी वजह क्या है कि रेडिएशन से जो होती है वो डैमेज हो गई। एक चीज, उसका रेडिएशन का मतलब यही है कि खत्म कर देना। अब वो पहले कैंसर सेल को खत्म किया, जहाँ लग गई बालों के साथ वो उड़ा दिया। तो बहुत एक्सपर्ट से होनी चाहिए। यानी ये जो रेडियोथेरेपी कहते हैं, ये लोग बने हुए टेक्नीशियन भी हैं वहाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक्सपर्ट से होनी चाहिए। वो रेडियो आम टेक्नीशियन से नहीं होगा ये, जो डॉक्टर उसके पास होना चाहिए। जितनी लिमिटेड और सोफिस्टिकेटेड अंदाज में होगी रेडियोथेरेपी, ये साइड इफेक्ट नहीं होंगे, बाल वाल नहीं गिरेंगे उससे, और दूसरी चीजें नहीं होंगी इससे। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, अगर ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट हो जाता है, जैसे हमें कोई भी बीमारी, कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जब वो स्टार्ट होती हैं तो हमें नजर आना शुरू हो जाता है, कुछ चेंजेस हमारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर जब स्टार्ट होता है तो हमें क्या स्टार्ट में ही पता चल जाता है या कुछ टाइम बाद चीजें सामने नजर आना शुरू होती है, आया ये क्या हो गया, अच्छा अब ऐसा भी हो रहा है, अब पेन भी हो रहा है, अच्छा अब सूजन भी आ रही है, तो ये चीजें कुछ टाइम बाद होती हैं या स्टार्ट से ही नजर आना शुरू हो जाती है? बड़ी देखिए, बड़ी खूबसूरत बात है। अगर ये बात जो मैं अब करने जा रहा हूँ लोग समझ लें, तो मैं समझता हूँ इनिशियली डिटेक्ट हो जाएगा कैंसर। ठीक है। कैंसर कोई भी हो, वो ब्रेस्ट का हो या किसी और बॉडी का हिस्सा हो, एक चीज उसमें सबसे ज्यादा कॉमन है, और वो है वेट रिडक्शन। अच्छा। वजन का कम होना, वजन आपका कम होना शुरू हो जाएगा। अब वो अनएक्सप्लेन्ड होता है। पेशेंट जो है वो कहेगा कि मेरा वजन क्यों कम हो रहा है,
जबकि मैं खा भी सही रहा हूँ, सब कुछ हो रहा हूँ, वजन कम होगा। फिर सेकंड स्टेज पे उसकी भूख कम होगी। अच्छा। जी हाँ। फिर थर्ड स्टेज पे बुखार आना शुरू होगा, फिर पेन होना शुरू होगा। ये तमाम कैंसर में होता है, कोई भी कैंसर हो, वो लंग कैंसर हो, वो प्रोस्टेट का हो, वो कोलोन का हो, समझे ना, पैनक्रियास का हो, वो लंग का हो, समझे ना, और वो चीक का हो, वो समझे, टंग कैंसर हो, कोई भी स्क्वामस सेल स्किन का हो, सब में ये चीजें होती हैं। उसके बाद जो है जब कैंसर का मतलब आपको चीज नजर आ, स्वेलिंग आपको नजर आ रही है, आप देख रहे हैं आप उसको, आप फौरन डॉक्टर के पास जाए, उसकी सर्जरी कराएं, फौरन हटवाएं उसको। देर ही कर, अगर आपने बिनाइन स्टेज पे उसको हटवा दिया, आप सेफ हो गए। ठीक है। समझे ना। अब आप ये देखें ना कि बहुत से पेशेंट इसी बेस पे डिटेक्ट हो जाते हैं। पेशेंट आने कहा कि सर क्या है, मुझे क्या बात हो रही है ऐसी कि मेरा वजन कम हो रहा है ना। जब आपने कहा कि वजन कम हो रहा है, बुखार आपको हल्का शुरू हो गया, भूख कम हो रही है, तो आप समझ लें ये बड़ी कोई बीमारी आ रही है, कोई टीबी आ रही है, कैंसर आ रहा है आपको, चाहे ना, तो आपको वो चीजें फौरी तौर पर डिटेक्ट करनी है, तो इस पे ही डिटेक्ट हो जाता है। अच्छा, इस पे यहीं पे पता चल जाता है। जी हाँ, बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर जिन लोगों को ये चीजें फील होना शुरू हो जाए कि भूख कम हो रही है, वेट कम हो गया है और बुखार महसूस हो रहा है, ये सारी चीजें अगर आपको हो रही हैं, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के बिल्कुल पास जाएं। बिल्कुल, ये लाजमी चीज है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप थोड़ी सी कोरोना अपडेट पे आ जाते, क्योंकि आखिरी जब मिनट चल रहे थे तो कोरोना जो है वो पूरी दुनिया में है, तो हम किस तरह से उस पर बात नहीं करेंगे। तो क्या अपडेट है कोरोना की डॉक्टर साहब? पाकिस्तान में अभी कोरोना जो है उसी हद तक है, ये कम हो चुका है, क्या है? देखिए, ये तो कुदरत का सिस्टम है ना। हालांकि जो सर्दियों के मौसम अब शुरू हो रहा है, तो उसमें सर्दियों के मौसम में इसको बढ़ना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसकी स्पाइक कम हो रही है। ये जो अभी चौथी वेव आई थी, ये कम हो रही है। हमारे मुल्क के भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत ही कम डेथ हो रही है, मॉर्टेलिटी रेट बड़ा कम हो गया है। और हमारे यहाँ जो रैपिडली केस हो रहे थे वो भी नहीं आ रहे। पहले हमारी क्लिनिक में अगर हम फर्स्ट कर लो 50 पेशेंट देख रहे हैं, तो 10 पेशेंट हमारे कोरोना के होते थे। अब आजकल पिछले हफ्ते से जो मेरा डेटा मेरे पास है, एक बच्चे को हुआ था। अच्छा, इस दौरान एक बच्चे को कोरोना हुआ था। अच्छा डॉक्टर, एज क्या है ताकि देखने वालों को पता चले, क्योंकि बच्चों की भी वैक्सीन आ चुकी है और माँ बाप लगवा नहीं रहे। उसका अबाउट 7 ईयर उसकी एज थी, 7 साल की। और उसका कंप्लेन ये था कि जब मेरे पास लेके भाग के आए तो उसकी सडनली जो डिज्नी को सडनली सांस रुक रही थी उसकी। अब वो बिल्कुल ऐसे से कर रहा है, मतलब सांस रुक रही है। फौरन हमने उसको ऑक्सीजन लगाई, मास्क में चूंकि हम सब पहने हुए होते हैं, और फौरन हमने उसको कोरोना भेज दिया सेंटर जना सिविल। तो ये चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं फौरन जाके। तो ये चीज़ थी। बाकी अल्लाह का बहुत शुक्र है, कोरोना हमारे मुल्क से कम हो रहा है। लेकिन शुक्र यही है कि ये तो कम हो गया, लेकिन इसके अगेंस्ट जो हमारे पास, क्योंकि अभी हमारे आजमाइशों का टाइम नहीं खत्म हुआ। हमारी कौम पे आजमाइशें हो रही हैं। आजमाइशें भी देखिए 2 तरह की हुई हैं। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि हमें अल्लाह की आफत जो है, अल्लाह की जो समझ लीजिए जो सजाएं हैं जो हम पे नाजिल होती हैं, हमें उनसे बचना चाहिए, अपने अमल अच्छे करने चाहिए। 2 चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं, बीमारियाँ और अर्थक्वेक यानी जलजला। ये 2 ऐसी चीज़ें जो अल्लाह की तरफ से आती हैं। समझे, हमारे मुल्क में देखिए बलूचिस्तान में जलजला आया था, अभी 2-3 दिन पहले आया, है ना। इसी तरह हमारे यहाँ एक खत्म हुआ तो डेंगू आ गया, है ना। तो हमें खुदा के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने अमाल को हम अच्छा करें। अपने जो कुछ भी, नमाज रोजा ही अब सब कुछ नहीं है। हकूक़ुल्लाह बहुत अहम है, लेकिन हुकूक़ुल इबाद बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा है। अगर हम हुकूक़ुल इबाद पे तवज्जो देंगे एक दूसरे के साथ, तो खुदा इस पे हम पे रहम करेगा। और ये बस सब चीजें, डेंगू ये सब चीजें हम काबू कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोरोना के साथ एक मैं कोरोना पे भी सवाल जरूर करूंगी, ये कि बच्चों को भी अब वैक्सीन लग रही है और मेरे काफी करीबी लोग हैं जो वैक्सीन बड़े सुकून से रिलैक्स होके लगा रहे हैं। उनके जहनों में जैसे हम लोगों के भी आ जाता है जहन में, पर बिल्कुल रिलैक्स होके कि नहीं ये वैक्सीन है और लाजमी है, ये हमारी एहतियात के लिए, हमारे बच्चों की एहतियात के लिए, और वो लोग लगवा रहे हैं। तो कितने लोग नजर आ रहे हैं कि लोगों को इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि अब बच्चों को लगवानी है, या फिर गवर्नमेंट को जो है वो दूसरे वाला डंडे वाला जो एक हम लोगों के साथ हुआ था कि आपने लगवाना है वरना ये हो जाएगा, आप यहाँ नहीं जा सकेंगे, आप वहाँ, और बेहतरी के लिए था, मतलब देखा जाए तो वो आवाम को बचाने के लिए था। तो बच्चों के लिए भी कुछ इस तरह से है? देखिए, बच्चों के हवाले से बात होगी तो पेरेंट की आएगी ना। पेरेंट उनको जब इंसिस्ट करेंगे तो बच्चे आएंगे। तो पेरेंट चूंकि कन्वेंस है, तो लिहाजा बच्चों की भी वैक्सीन चल रही है। हमारे पास जो वैक्सीन मैंने पहले ही बताया था कि फाइजर जो कंपनी, उससे मार्केटिंग भी की हुई है, वो वैक्सीन आजकल हम बच्चों को लगवा रहे हैं।
और उससे बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, और अभी तक तो ये भी रिसर्च हो रही है कि शायद एक ही वैक्सीन, एक ही डोज बच्चों को लगे। अच्छा। हाँ, दूसरी डोज की शायद नौबत ना आए। तो मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द हमें ये वैक्सीन लगानी चाहिए, और वही कार्ड वार्ड मतलब बनवा लें कोई हम साइड उसका। इफेक्ट नहीं है, अच्छे इसके कोई रिजल्ट अभी है तक इसके। साइड इफेक्ट ऐसे नहीं है, और मुझे नहीं लग रहा कि इसके कोई मेजर कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, इसलिए कि ये बहुत रिसर्च के बाद ये ज्यादा रिसर्च के बाद आई है। अच्छा। दूसरी जितने भी वैक्सीन हुई है उनके मुकाबले में इस वैक्सीन पे ज्यादा रिसर्च हुई है फाइजर की, और ये अच्छी है, और ये बहुत रिलायबल वैक्सीन है इसकी, ये सबको लगाना चाहिए। मैं तो कहूँ बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी लगनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये एक चीज जहन में आ गई कि अगर कुछ लोगों को एक वैक्सीन लगी है किसी और नाम से, और कुछ ऐसा मिसहैप हो चुका है कि वो नाम भी याद नहीं है, या वो आपको एक स्लिप मिलती है वो आपके पास नहीं है, और आप जाके अगर दूसरी किसी उस नाम की ब्रांड की किसी भी उसकी लगा लेते हैं, तो वो आपकी सेहत पे कोई असर करेगी, या वो आपके लिए कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है? आया ये ठीक है? आप सही कह रही हैं, क्योंकि वैक्सीन ये तो चीज मैंने अभी तक यही सुनी है कि अगर एक डोज जिसकी लगाई है उसी की दूसरी डोज लगानी है। अभी तक मैंने यही सुना है। सही है। देखिए वैक्सीन तो वैक्सीन ही है ना, अगर इस तरह से बात औकात हो जाता है तो उसमें डाउट पड़ जाता है कि आपने लगाई नहीं है। अगर आपके कार्ड पे वैक्सीन मौजूद है तो बहरहाल हुकूमत ने ऐसा काम किया हुआ है कि वही वैक्सीन हमारे यहाँ मौजूद है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि पहली डोज लगी है दूसरी पहली कुछ लगी है दूसरी लगी, ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, कुछ लोगों की तरफ से, अगर हुकूमत की तरफ से नहीं, कुछ लोगों की तरफ से होता है ना। कुछ लोग जो है जब स्टार्ट में लग रही थी तो काफी जगह रश और ये सारी चीजें थी, तो लोगों ने छोटी छोटी जगहों से भी लगवा लिया, ठीक है। कार्ड नहीं भी कुछ लोगों को मिले तो उन्होंने कहा काम तो हो गया, लग तो गई है, तो दूसरी अब उनको जब वैक्सीन लगवानी है, देखिए मोड ऑफ एक्शन तो सबका एक ही है, हाँ। है ना, सब एंटीबॉडी डेवलप करती हैं, एंटीजन जितने भी हैं, तो एक्शन तो सबका एक ही है। सिर्फ इतना होता है कि वो जो पहली जो वैक्सीन लगी थी हम देखते हैं कि उसकी इम्यूनिटी उसकी कितनी % तक बढ़ गई, और दूसरों वाले की थी, तो इसमें एक टेस्ट होता है, रैपिड एलर्जिक टेस्ट कहलाता है, हम वो करा लेते हैं, वो करा कर देख के फिर वैक्सीन लगा देते हैं। हाँ, अच्छा, मतलब जिन लोगों के साथ ये हादसा हो चुका है तो वो ये वाली चीज करे, क्योंकि ये कुछ लोगों के साथ हुआ और मेरी नॉलेज में है, इस वजह से मुझे मेरी वैक्सीन का पता, मेरी कौन सी डोज मुझे लगी थी, और मैंने प्रॉपर चीजें घर में रखी हुई है, क्योंकि एक होता है ना कि ये तो अहम चीज है, इसका तो ख्याल रखना कार्ड बनता है, वो बनवा के आप जेब में रख लें। हाँ, डॉक्टर साहब डेंगू का बताएं, मुझे बताएं कि हुकूमत को स्प्रे नहीं करवाने चाहिए? डेंगू तो कोरोना नहीं है, डेंगू तो स्प्रे आप करवा सकते हैं। देखिए जिन चीजों के कहते हैं ना कि जिन चीजों को आप कमी कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो उनको तो लाजमी करें। अब कोरोना तो ऐसा है कि उसको रोक भी रहे हैं तो भी नहीं रुक रहा, ठीक है, जब स्टार्ट में आया, तो अब एक ये आया कि वैक्सीन लगा लें। अच्छा, वैक्सीन लगाने के बाद भी ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, आपको कोरोना होगा, आपको कोरोना से लड़ने के लिए आपके अंदर पावर होगी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, ये डेंगू के लिए जो डेंगू हो रहा है, और पंजाब में तो बहुत ज्यादा फैल चुका है, पर स्प्रे वगैरह नहीं हो रहे, तो आप गवर्नमेंट को क्या देख के क्या कहना चाहेंगे? इसमें बहुत अहम बात बता दूं मैं कि ये डेंगू सड़कों पे नहीं पाया जाता, ये घरों में होता है। अब घरों में के लिए हमारे आपके घर हम फ्यूमिगेशन करा लें, है ना। अच्छा, फ्यूमिगेशन के साथ अगर हम, मैंने बताया था कि सिंपल जो जहाँ वाटर को हम जमा कर रहे हैं ये ज्यादातर पानी में ही है, और साफ पानी में, तो आप जो साफ पानी घर में जमा कर रहे हैं, आपने किचन में भर के रख दिया है, आपने वॉशरूम में रख दिए हैं, और कई जगह रख दिए, आप सबसे पहले उनको क्लियर करें, आप उनको कवर कर दें, ढक दें उनको, और पानी जमा नहीं करें आप, आपके नल के पानी चल रहे हैं या जो भी आप कैन ले लें, बंद कर दें उसे, तो मैं समझता हूँ ये भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा जहाँ मौजूद है ये चीज़ें, वहाँ आपको दूसरे मच्छरों का भी खात्मा करना है। फ्यूमिगेशन जरूरी है। मिसाल के तौर पर देखिए ऐसे स्प्रेड हो सकता है, एक डेंगू का पेशेंट है, वो बाहर निकला, उसको पता नहीं है, अब बाहर गंदगी हो रही है, डेंगू नहीं है लेकिन दूसरे मॉस्किटो है, अब वो उसको काट रहे हैं, अब वो उसको काट रहे हैं, वो इन्फेक्टेड हो गए, अब वो जिसको काट रहे हैं और फिर अब ये पूरे मुल्क में फैल रहा है। ये बड़ी अजीब चीज है, एक अजीब लॉजिक है। मतलब अगर एक डेंगू ने आपको काट लिया और आप बाहर गए और आपको दूसरे मच्छर ने काट लिया, तो उसने फिर जाके जितनों को काटा डेंगू। डॉक्टर साहब वैसे ये मतलब मुझे, मेरी हंसी निकल गई, पर मुझे हैरत हुई है कि मतलब आप ये देखें कि ट्रांसफर हुई एक मच्छर से फिर इंसान से मच्छर में। मतलब मुझे जो मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई है इस बात पे आई कि देखें बीमारी ये नहीं है कि इंसान से इंसान को या किसी ऐसी चीज से इंसान को लगती, इंसान से ऐसी चीज को भी इंसान वेक्टर बन गया, फिर मॉस्किटो बन गया। देखिए ये एक सिलसिला है, 1 to 1 ABC, फिर AC हो गया, CA हो गया, है ना। तो ये सब चीजें सफाई तो करनी ही करनी है, बेसिक
जो थीम है इसका वो ये कि आपको सफाई रखनी है, हाइजीन अपनी रखनी है, अपने आप की हाइजीन रखनी है, आपने घर की हाइजीन रखनी है, आपको बाहर की हाइजीन करनी है। आप जब सब चीज़ें सफाई में रखेंगे तो आप हर जगह सेफ होंगे। डेंगू का डेंजरस ये होता है कि मैंने आपको बताया कि दूसरे में और इसमें ये फर्क है कि इसमें हमारे खास सेल होते हैं बॉडी के, प्लेटलेट काउंट हम जिसे कहते हैं। ये बड़ा शैतान है ये जो डेंगू है ना, ये मच्छर का बड़ा भाई है ये, हमें ना ये डैमेज करता है और ये सेल खत्म करता है। मलेरिया भी करेगा, सर्दी करेगा, पसीना वसीना लाएगा, दो चार बहुत दिन करके वो अपने आप बैठ जाएगा। लेकिन उसमें ये नहीं होगी मलेरिया के सवाए सेलिब्रल मलेरिया के अलावा कि कोई ब्लीडिंग नहीं होगी किसी में। किसी पेशेंट में ऐसा नहीं है कि नाक मुंह से खून आ जाए मलेरिया के केस में या टाइफाइड के केस में। लेकिन सिर्फ डेंगू ऐसी चीज है कि आपने काटा, अच्छा सबसे अहम बात यह कि 2 से 5 दिन में रिजल्ट निकल जाता है। डेंगू 2 से 5 दिन में क्लियर कर देता है, डेथ हो गई, खत्म हो गया मरीज 2 से 5 दिन में के अंदर अंदर, और या बचना है तो बच गया, है ना। तो हमें फौरी तौर पर ख्याल रखना चाहिए। डेंगू ज्यादा डेंजरस है ये, इसकी तमाम चीजें जो भी हैं, इसका ट्रीटमेंट इसका इतना सिंपल है, इतना सिंपल ट्रीटमेंट जिसका किसी चीज का भी नहीं है। अच्छा। इसका इसका कोई इलाज ही नहीं। आप आपसे सपोर्टिव थेरेपी लें, अपने पेन किलर ले लें, एंटीबायोटिक के वो ले लें, खून बढ़ाने की इम्यूनिटी के कुछ चीजें ले लें, अपने आप को सेव कर लें, घर में आइसोलेट कर लें कि बाहर आपके साथ के जरिए तो नहीं फैल जाए। 2 से 5 दिन गुजरेंगे, ये अपने आप खुद ही खत्म हो जाएगा ये, समझे ना। अच्छा 1 हफ्ते मरीज जो है वो बिल्कुल बशाश हो गया। तो बड़ी अहम चीज है, खराब भी है, अच्छाइयाँ भी हैं। हाँ। तो जैसे कोरोना का था, मैंने बताया था कितना डेंजरस था, 2 से 3 हफ्ते कोरोना का मरीज ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है, समझे ना। अगर होता तो 6-6 महीने चलता ना। मतलब एक तरफ बुराई है, एक तरफ अच्छाई भी है। हाँ। उसकी हमें दोनों पहलू नजर में रखने चाहिए इंशाल्लाह, और ये डेंगू भी इंशाल्लाह ओवरकम हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ लेके आए। अब शो का टाइम, ये सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। जैसे मैं शो का कहती हूँ मुझे फौरन ज़हन में आता नहीं, मैंने 11 बजे तक रुकना, वरना मेरा ये होता है कि अच्छा डॉक्टर साहब घर जा रहे हैं, मैं भी अपने घर चली जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में तशरीफ लेके आए। और आज हमने ब्रेस्ट कैंसर पे काफ़ी सारे सवाल किए और काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चल चुकी है। सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे ये पता चली कि अल्लाह ना करे अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है, बुखार या वज़न कम होना, भूख ना लगना, तो ये सारी चीज़ें कैंसर की तरफ है। सबसे पहले कोई आप ये ना सोचे कि आप पे काला जादू हुआ है या आपको किसी की नज़र लग गई, आप खाना खा रहे थे आपको नज़र लग गई, इसलिए आपकी जो भूख है ना वो ख़त्म हो चुकी है और आप बड़े खूबसूरत और प्यारी थी, तो वो करीब वाले पड़ोसियों की नज़र लग गई है, इसलिए आपका वजन कम हो रहा है और आप ऐसी हो रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये नज़र वजर का कोई नहीं, आपने डॉक्टर के पास जाना है और टेस्ट करवाना है। सही है, तो अभी तक के लिए इतना ही। अभी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वापस आऊंगी, 11 बजे तक आपके साथ रहूंगी। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।